Hello, Namaskar, Jai Hind, dear friends. My name is Nitesh Kumar and once again welcome back to Maths by आशीष सर क्लासेज। दोस्तों आज हम करेंगे जम्बल्ड पैराग्राफ्स जिनको आप PQRS सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको 4 सेंटेंसेस या 5 सेंटेंसेस दिए होंगे जो कि जम्बल्ड होंगे, यानी अरेंज नहीं होंगे, आगे पीछे करके होंगे, आपको इसे अरेंज करना होता है। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और टीयर 1 में टोटल दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं और टीयर 2 में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। तो बेसिकली आपको टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 250, जो कि पूरा आपका सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 मिलाकर होता है। मतलब सिर्फ पैरा जम्बल्ड से ही आपको 1/10 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और खुद से भी वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे किया जाता है और आप खुद से अपना भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो पॉज करिए और आप इसका आंसर बताइए क्या होगा, फिर आप मैच करिए कि आपने गलती कहाँ करी। आपको यही टेक्निक टू द एंड ऑफ दिस वीडियो अपनानी है और आपको टोटल कितने गलत हुए कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो पहला सेंटेंस, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया हो। सबसे पहला जो टेक्निक है वो आप इन ऑप्शंस को देख लीजिए, BBAD, यानी अल्फ़ाबेट C से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। सो इसको पढ़ लेते हैं। Combining vitamins A, C and D3 with zinc and probiotics gives a good flu fighting remedy, यानी इनको अगर हम ऐड कर दें तो वो हमको ऐसी रेमेडी देगा जो कि हमारे फ्लू से फाइट करने के काम आएगा। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे बात कर दिया इन विटामिन्स को जोड़ने का। आगे देखते हैं। विटामिन सी प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंस। यहाँ मतलब वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ बात की जा रही है विटामिन सी की। आगे है ऑप्शन नंबर सी में, इट सपोर्ट्स ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। सो इट सपोर्ट्स, जो इट है ये सब्जेक्ट है जो कि पहले भी यूज किया जा चुका है। किसकी बात की जा रही है? अब आप ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। पीपल with low vitamin C are at a much greater risk of getting infection। सो यहाँ पे जो C है ना, हम इससे पता लगा सकते हैं कि इसके पहले किसी चीज़ की बात की जा रही होगी जो किसी चीज़ को सपोर्ट करता है और वो ऑल्सो सपोर्ट करता है हेल्दी इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस डी से तो शुरू नहीं होगा। पीपल विद लो वाइटामिन C आर एट अ मच ग्रेट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस, और उसके बाद लिखा हुआ है इट ऑल्सो सपोर्ट्स। सो सी के पहले कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए जो सपोर्ट की बात की जा रही हो। सो हम ये भी कैंसिल कर देंगे, सी के पहले डी। यहाँ पे है सी के पहले डी, देखिए ये भी को कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक। सी के पहले बचा बी, क्योंकि जब बोल दिया उसने कि इट ऑल्सो सपोर्ट्स, सो ये और सपोर्ट करता है हेल्दी इम्यून सिस्टम में, मतलब उसके पहले इट, जो इट सब्जेक्ट है उसको पहले भी रिप्रेजेंट किया गया होगा जो अच्छे चीज़ में सपोर्ट कर रहा होगा। सो हमने इस अंदाजे से ऑप्शन सी के पहले सभी में डी है तो मैंने ये सारा का सारा एलिमिनेट कर दिया, नहीं हो सकता। बचा बी। आपके पास अगर टाइम है तो आप बी को पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके जा भी सकते हैं, क्योंकि ये तो मैं श्योर हो चुका हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा, ना ए ना डी ना सी। इस तरीके से स्मार्टली वर्क करके आप अपने आंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारे पास तो अभी टाइमिंग बाउंडेशन नहीं है। बी, विटामिन सी ऑल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम, और ये ऑल्सो मदद करता है हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में। ठीक है, इसके बाद डी, पीपल विद लो विटामिन सी। अब बता दिया कि भाई अगर विटामिन सी नहीं होगा तो क्या होगा, एट ए मच ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस, उनको इन्फेक्शंस हो सकता है। और सबसे लास्ट में बता दिया कि अगर आप विटामिन सी को E, D3, जिंक और प्रोबायोटिक्स के साथ ऐड कर देंगे तो वो आपको देगा ऐसी उपचार जिससे कि आप फ्लू के जरिए भी, फ्लू से भी लड़ सकते हैं। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए।
अगले सेंटेंस में जब आप चेक करेंगे फर्स्ट डी बी सी ए, यानी आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि पहला कौन सा सेंटेंस होगा और आपका आंसर वहीं आ जाएगा। सो करिए पॉज और करिए ट्राई। अब आप आंसर मैच करिए। देखिए समटाइम्स ही इवन प्रिस्क्राइब्ड, सो इससे सेंटेंस की स्टार्टिंग तो नहीं होगी कि समटाइम्स ही इवन प्रिस्क्राइब्ड। राघव ओन्ड ए स्मॉल पैट शॉप, राघव के पास एक स्मॉल पैट शॉप है। ही ऑल्सो डील्ड इन फिश, डील्ड इन का मतलब होता है व्यापार करना, डील विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से डील करना। सो ऑल्सो भी स्टार्ट नहीं करेगा। ही सोल्ड कैट्स, उसने क्या बेचा था, बिल्लियाँ। सो ये भी नहीं शुरू होगा, तो शुरू कहाँ से होगा, बी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जहाँ से भी बी स्टार्ट हो ये हो रहा है। सो ये आपका राइट आंसर है। अब आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं चाहें तो, एक बार पढ़ लेते हैं। मैं हिंदी में फटाफट पढ़ देता हूँ, आप पॉज करके पूरा भी पढ़ सकते हैं। राघव के पास एक स्मॉल पैट शॉप है। उसने बेचा था कैट्स, डॉग, बर्ड्स एंड फिश इन हिज शॉप। ये पास्ट टेंस में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद है सी, वो ऑल्सो बिजनेस करता था फिश फूड एंड बर्ड सीड्स, ठीक है। जो फिश फूड मतलब जो फिश का जो खाना वाना होता है और बर्ड की जो बीज वगैरह होते हैं। सबसे लास्ट में ए, समटाइम वो कुछ उपचार भी बता देता था एनिमल की बीमारी से रिलेटेड। एल का मतलब होता है किसी प्रकार की सफरिंग्स यानी बीमारी वगैरह। सो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, दैट इज वाई, सो दैट इज वाई से तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी नहीं, किससे स्टार्ट हो सकता है, सी बी डी, ये तीनों स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे। इट गिव्स अस द इम्प्रेशन, इट गिव्स अस क्या देता है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट इट यूज किया हुआ है। सो इसकी पहले भी बात की जा रही होगी। इट जो सब्जेक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा है, इट गिव्स अस इम्प्रेशन, जो चीज़ हमें इम्प्रेशन देती है ऑफ बीइंग अ वेरी प्राउड बर्ड, ये पहले भी इसके बारे में बताया गया होगा। सो बी से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ये कैंसिल हो गया आपका। बट द फैक्ट इज दैट, सी से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, तो ये कट गया आपका। यानी हमें मिल गया कि हमारे जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन सेकंड से हो सकती है, जो कि है डी। पढ़ लेते हैं। When the peacock dances, it spreads its feathers, जब भी पीकॉक डांस करते हैं वो अपने पंखों को फैला देते हैं। अब इसके बाद या तो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है। पढ़ते हैं। ए में लिखा है दैट इज वाई, सो दैट इज वाई तो नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे बताया गया है कि पीकॉक जब डांस करते हैं सो अपने पंखों को फैला देते हैं। उसके बाद बताया जाएगा ना पंखों को क्यों फैलाते हैं, क्या होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली दैट इज वाई नहीं आएगा। सो मुझे पता चल गया कि बी होना चाहिए, लेकिन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में क्यों रहे, हम पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, है ना, डेड श्योर हो जाते हैं। बी में लिखा है इट गिव्स अस द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग ए वेरी प्राउड बर्ड। सो इट गिव्स, क्या जो पीकॉक नाचता है अपने पंखों को फैलाकर, वो हमको इम्प्रेशन, उसका नाचना हमें इम्प्रेशन देता है कि भाई ये बहुत ही घमंडी पक्षी है। इसके बाद क्या है, ए, दैट इज वाई, इसीलिए हमें इंप्रेशन मिल जाता है कि वो घमंडी व्यक्ति है, इसीलिए। व्हेन ए पर्सन शोज ऑफ, जब भी एक पर्सन शो ऑफ करता है हम कहते हैं एज वेन एज ए पीकॉक। वेन मतलब होता है घमंडी। सो यहां बता दिया कि उस प्रकार का घमंडी जैसे एक पीकॉक होता है। ये एक स्लैंग है जो किसी भी व्यक्ति को घमंडी दिखाने के लिए बताया जाता है। अब लास्ट में बताया गया है लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि पीकॉक घमंडी नहीं है, वो नाचता है ताकि प्लूमेज डिस्प्लेज इट्स प्लूमेज टू अट्रैक्ट द पीहैन। प्लूमेज का मतलब होता है फीदर यानी पंख। वो अपने पंखों को इसलिए फैलाता है ताकि वो पीहन यानी मोरनी को अट्रैक्ट कर सके। सो हमारा राइट आंसर मिल गया हमारा DBAC। क्लियर है। आप भी इसी तरीके से आप सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के काफ़ी आसानी से PQRS कर सकते हैं। अगला देखिए, वन विंटर इवनिंग। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं BDAB यानी C से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। सो पढ़ते हैं, वन विंटर इवनिंग द टाइगर वॉज वेरी हंग्री एज ही कुड फाइंड नथिंग टू हंट।
एक शाम को टाइगर बहुत ज़्यादा हंग्री था क्योंकि उसको कुछ मिला नहीं हंट करने के लिए। ऑन द माउंटेन लिव्ड ए फिरोशियस टाइगर हुज रोर वुड मेक एवरी विलेज ट्रम्बलर। मुझे लग रहा है कि बी से स्टार्ट हो सकता है। सो ही डिसाइडेड टू क्रीप डाउन इनटू द विलेज टू गेट समथिंग टू ईट। देयर वॉज ए स्मॉल क्वाइट विलेज एट द बेस ऑफ ए माउंटेन। माउंटेन के पहले कभी भी द नहीं आता, ठीक है, ए आता है। ठीक है, मुझे लग रहा था पहले कि बी से शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप इसको पढ़िए। सो ही डिसाइडेड टू क्रीप डाउन टू द विलेज टू गेट समथिंग टू ईट। इसीलिए, अब जब इस सो का मतलब होता है इसीलिए, वो कोई रीजन का रिजल्ट दिखाता है। तो रिजल्ट ये हुआ कि जो टाइगर था उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा विलेज में, डाउन नीचे की तरफ विलेज में कुछ खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, कुड फाइंड नथिंग टू हंट। ए के बाद सी, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें ए और सी, ए के बाद सी नहीं है। अब ए के बाद सी आपका इसमें है और डी में है। अब आगे देखिए, ऑन द माउंटेन, अब ये देखिए जरा ध्यान से, इसके पहले आएगा बी। अब मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये बताया जा रहा है ना कि भाई माउंटेन के ऊपर रहता था एक टाइगर जो बहुत भूखा था क्योंकि वो कुछ शिकार नहीं कर पाया, इसीलिए वो नीचे विलेज में गया। बी ए सी कहाँ पे है? बी ए सी इसमें नहीं है, बी ए सी इसमें नहीं है, बी ए सी इसमें है। अब इसके पहले आ गया डी। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। देयर वॉज अ स्मॉल क्वाइट विलेज एट द बेस ऑफ द माउंटेन। और पहले बता दिया कि माउंटेन के बेस में कौन रहता था, माउंटेन के नीचे। फिर बता दिया कि माउंटेन के ऊपर एक शेर रहता था, वो भूखा था, उसे कुछ मिला नहीं, इसीलिए इसने डिसाइड किया कि भाई मैं जाऊंगा नीचे विलेज में कुछ खाने के लिए। ठीक है, तो हमें मिल गया हमारा, तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देखिए यहाँ पे हमने एक्टिव पैसिव, नरेशन, इंग्लिश पैसेजेस, एंटोनियम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सब कुछ कवर किया हुआ है। आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है मैथ्स बाय आशीष सर को। सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपको मैथ्स इंग्लिश दोनों क्लासेस मिलती है कम्प्लीटली, प्रीलिम्स की और मेंस की। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले सेंटेंस में सभी के स्टार्टिंग में डी है, यानी ये बात तो फिक्स है कि पहला सेंटेंस क्या होगा, डी। ए नर्वस कजन ऑफ माइन वॉज स्टेइंग विद अस। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करिए, बिकॉज वेरी इजी, दिस पैराग्राफ इज लिटरली वेरी इजी टू अरेंज। ठीक है, आप आगे पीछे कैसे कर सकते हैं ये अंदाजा लगाइए, सॉल्व करिए। डाउट होगा तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आ गया तो इसका आंसर आप चलिए वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता लेकिन मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं इसको पढ़ लेता हूँ, टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप खुद ही इसका आंसर कर दीजिएगा, फिर मैं पढ़ ही दूंगा तो क्या मतलब बनता है। आगे देखिए, सी बी ए सी, यानी डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, सी बी ए सी में से किसी से हो सकता है। पूरा पढ़ते हैं। आई पॉइंटेड दैम आउट टू माई कंपेनियन। पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी की तरफ कुछ चीज, किसी की तरफ इशारा करके किसी को बताना। आई पॉइंटेड दैम आउट टू माई कंपेनियन, मैंने इशारा करके अपने कंपेनियन को उनके बारे में बताया या उसकी तरफ दिखाया। इससे शुरू चलिए हो सकता है, देखते हैं। द वुमेन्स फेस वॉज फेमिलियर बट आई कुडंट रिकॉल हु शी वॉज। बी से सेंटेंस की स्टार्टिंग तो नहीं होगी, है ना। द वुमेन का फेस सिमिलियर था, क्योंकि यहाँ पे द आ गया है ना। द का मतलब वो पर्टिकुलर एक ऐसे वुमेन की बात कर रहा है जिसको पहले हम यूज कर चुके हैं। हमें नहीं पता वो कौन सा वुमेन यूज कर चुके हैं, तो द आया है ना। सेंटेंस की शुरुआत में द नहीं आता, द वुमेन कभी भी नहीं आएगा। वो आपका पैराग्राफ में लास्ट बाद में द आता है, एक ऐसे वुमेन के पहले द आएगा जिसकी बातें पहले ऑलरेडी की जा चुकी हैं। अब हमको वो वुमेन ढूंढना है जिसकी बातें पहले की जा चुकी हैं, क्योंकि उसी के बाद भी आ सकता है। एट द वेरी नेक्स्ट टेबल टू अवर्स, यानी हमारे टेबल के आगे, सैट लेडी एजवेयर, लेडी एजवेयर बैठी थी एंड ब्रायन मार्टिन।
सो हमें पता चल गया कौन सी लेडी की बात कर रहा था। इसके बाद द वुमेन आएगा, सो सी पहले आएगा, बी उसके बाद आएगा। सो हमारा ये भी कट गया ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इसमें बी पहले लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा ये पता चल गया पहला वाला सी आएगा कि हमारे टेबल के आगे लेडी एजवेयर बैठी हुई थी और ब्रायन मार्टिन बैठी हुई थी। सी हमारा पहला हो गया। अब सी के बाद है ए और डी। आई पॉइंटेड दैम आउट टू माई कंपेनियन एज आई वॉज डूइंग सो। एज आई वॉज डूइंग सो, मैं कुछ कर रहा था, क्या कर रहा था ये नहीं बताया। सो वो हमें बताया है ए में कि भाई मैं पॉइंट आउट कर रहा था। सो ए के बाद आना चाहिए डी, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा था। अनदर मतलब एज, जब मैं ऐसा कर रहा था, अनदर कपल केम एंड जॉइंड दैम, अनदर कपल आए और वहां बैठ गए। द वुमेन्स फेस वॉज फैमिलियर बट आई कुडंट रिकॉल हु शी वॉज, बी। तो इसका ऐसे भी हो सकता था कि पहले सी लगा दिया कि जो हमारे नेक्स्ट टेबल पे बैठी है वो कौन है, लेडी एजवेयर, और उसके बाद आ सकता था आपका ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ पे बी, सी बी। द वुमेन्स फेस वॉज वेरी सिमिलियर बट आई कुडंट रिकॉल हु शी वॉज। आई पॉइंटेड दैम आउट टू माई कंपेनियन एज आई वॉज डूइंग सो, अनदर कपल केम एंड जॉइंड दैम। ये भी हो सकता था आपका आंसर, क्योंकि हमें तो इस तरीके से फिट करना होता है ना जो हमें एक प्रॉपर मीनिंग दे। तो सी बी ए डी भी हो सकता था, बट क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है सो हमें जाना पड़ेगा सी ए डी बी के साथ, राइट। ऑप्शन नंबर हम 4 नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब हमारे नेक्स्ट टेबल पे एक लेडी बैठी हुई थी और क्योंकि मैं ऐसा कर रहा था, क्या कर रहा था ये पहले हमें बताना पड़ेगा। सो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा नहीं हो सकता। मैंने आपको ये भी बता दिया और कौन सा आंसर हो सकता था। कई बार क्या होता है ऑप्शन में आपको थोड़ा ध्यान से देख, ये ज़्यादा लग रहा है मुझे, ये ज़्यादा सुटेबल है, बट क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है सो हमको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा। सो आपको इस तरीके की चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है वाइल यू सॉल्व PQRS। ओके क्या हो गया ये, ओके ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, ए बी डी बी यानी सी से स्टार्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम। ब्रीज मतलब होती है ठंडी हवा, वो कितनी रिफ्रेशिंग थी, जो ब्लो कर रही थी उसके जरिए पूरा गुजर रही थी वहां से। सो ए से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बेस्ड इन सनलाइट। सो मतलब जो सनलाइट से पूरा कवर होता था माउंटेन्स को, उसको देखती थी चांदनी डेली सुबह। सो इससे हो सकता है। डी पढ़ लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स। सो दोज जो हो गया ना यहाँ पे, इसका मतलब वो बात ऐसे हिल्स की जा रही है जिसको पहले यूज किया जा चुका है, ठीक है। सो हमारा डी भी यूज नहीं होगा, यानी पहला हो गया बी। सो चांदनी हर सुबह देखती थी उस हिल टॉप्स को जो कि सनलाइट से पूरा का पूरा कवर होता था। इसके बाद है डी और है सी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स। अब देखिए उस हिल्स की बात की जा रही है जिसको वो देखती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसने सोचा। डी के बाद क्या है, ए। कितनी अच्छी वो रिफ्रेशिंग हवा होती है जो वहां से गुजरती है, ए। लास्ट में बताया कि शी वॉन्टेड टू रन टू द हिल्स, वो जाना चाहती थी हिल्स पे, बट स्टॉप्ड बाय द रोप राउंड हर नेक, जो रस्सी लगी हुई थी उसके गर्दन पे वो उसको रोक लेती थी वहां जाने से। सो हमारा आंसर है बी। लेकिन एक बार मैं सी को मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेता हूँ। सुबह चांदनी देखती थी सनलाइट से कवर टॉप को। शी वॉन्टेड टू रन टू द हिल्स बट स्टॉप्ड बाय राउंड हर नेक। हाउ रिफ्रेशिंग। देखिए पढ़ करके आपको लगेगा कि भाई हमारा 4 भी सही हो सकता है, आप पॉज करके पढ़िए, आपको ज़रूर लगेगा। लेकिन हम ऑप्शन नंबर बी के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ कनेक्टर दिखा दिया ना, दोज हिल्स। कौन से हिल्स की बात कर रहे हैं, इस हिल्स की। सो इसी वजह से बी के बाद हमारा डी आएगा और हम जाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। चलिए अरे क्या हो रहा है ये, चलिए
अगले सेंटेंस की तरफ, अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ही पुल्ड आउट द लेटर, द डॉक्टर ए बी। अच्छा ये ना इजी है करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में बी है, ए है, डी है, सी है, यानी मुझे बस ये पता लगाना है पहला ऑप्शन कौन सा सही होगा। सो देन हम एक बार डी को देखिए ज़रा। देन ही लेड, तब उसने रखा। लेड का मतलब होता है रखना। सो डी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती क्योंकि देन आ गया ना यहाँ पे। ही वेंट टू हिज, ऑप्शन नंबर सी देखिए, ही वेंट टू हिज डेस्क एंड अनलॉक्ड द ड्रॉवर। डॉक्टर दास लुक्ड ए क्वाइट अपसेट, ये बी में लिखा हुआ है। ही पुल्ड आउट द लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रदर। सो ही वेंट टू हिज डेस्क अनलॉक द ड्रॉवर, उसके बाद उसने पुल्ड आउट किया। सो सी के बाद ए, सी के बाद ए ऑप्शन बी में है, मतलब फर्स्ट में है। सी के बाद ए थर्ड में नहीं आ रहा है, कट गया। सी के बाद ए फोर्थ में आ रहा है, हो सकता है। सो अब हम एक बार सी को पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को। वह गया डेस्क के पास, उसने अनलॉक किया ड्रॉवर को, फिर उसके बाद वो उदास दिख रहा था। नहीं, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो बी से स्टार्ट हो रहा है। क्या है देखिए, डॉक्टर दास लग रहे थे काफी उदास। ही वेंट टू हिज डेस्क, उन्होंने अनलॉक किया ड्रॉवर को, उसने निकाला अपना लेटर को जो रिसीव्ड किया था अपने ब्रदर से। देन ही लेयर इट ऑन द डेस्क, उन्होंने उसको डेस्क पे रख दिया। इट मतलब कौन, इट मतलब वो लेटर। एंड पोर्ड ओवर इट, पोर्ड ओवर मतलब होता है आंखों से जैसे बहुत ज़्यादा आंसू गिर गए, बहुत तेज तेज रोने लगे। अब आप कहेंगे सर जो दास था वो उदास तो तब दिखेगा ना जब वो लेटर पढ़ेंगे। सो वो लेटर ऑलरेडी पढ़ चुके थे क्योंकि यहाँ पे हैड रिसीव्ड है, यानी उनको लेटर पहले ही मिल चुका था, राइट। सो इसी हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा। आप ये कह सकते थे कि स्टार्टिंग दास के उदास होने से नहीं हो सकती क्योंकि पहले लेटर पढ़ेंगे फिर उदास होंगे, लेकिन वो ऑलरेडी पहले भी एक बार लेटर पढ़ चुके थे क्योंकि उन्होंने रिसीव कर लिया था, हैड रिसीव्ड। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। आगे देखिए, सी बी, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो सी से होगी या बी से होगी। सी और बी दोनों पढ़ लेते हैं। When all his goats left him, अब्दुल was very lonely. जब उसके सारी बकरियां उसको छोड़कर चली गई थी, अब्दुल बहुत अकेला हो गया था। He simply couldn't do without his pets. Do without एक बहुत अच्छा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब समझ लीजिए, जिसका मतलब होता है do without का मतलब होता है किसी के बिना काम चलाना। सो वो नहीं काम चला पा रहा था अपने पेट्स के बिना। सो ही सिंपली couldn't do without his pets. ओके, हो सकता है। He thought a young goat will stay with me for long. सो उसने सोचा कि मेरे साथ एक यंग गॉट रहेगी काफ़ी लंबे समय के लिए। सो अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। हमें अभी इसमें हम थोड़ा कन्फ्यूज़न है इस वाले में, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, थोरोली पढ़ना पड़ेगा। सो मैं पहले ऑप्शन को ले लेता हूँ। हमें ओवरऑल तो आइडिया मिल ही गया ना पैसेज कैसा है, हमें बस हल्का हल्का पढ़ लेना है थोड़ा सा। तो पढ़ते हैं, चलिए। पहले ऑप्शन सी फर्स्ट पढ़ लेता हूँ मैं। ही सिंपली couldn't do without his pets. वो अपने पैट्स के बिना मैंने कुछ नहीं कर पा रहा था। वेरी soon he bought a young, उसने बहुत जल्दी खरीद लिया एक बकरी, यंग बकरी। He thought a young goat will stay with me for long when his all goats left him. So B सेंटेंस के एंड में तो नहीं आएगा, तो मेरा ये कैंसिल हो गया। अगला देखिए, सी डी, अपने पेट्स के बिना काम नहीं कर पा रहा था, उसने सोचा कि एक यंग बकरी लूंगा तो वो बहुत लंबे समय तक रहेगी। When all his goats left, नहीं, ये भी नहीं होगा। सो स्टार्ट होगा बी से कि जब उसकी सारी बकरियां छोड़ के चली गईं। सो ही सिंपली couldn't do, मैनेज नहीं कर पा रहा था उसके पैट के बिना। सो उसने एक बहुत ही जल्दी एक यंग बकरी खरीद ली और उसने सोचा था कि भाई अगर मैं एक यंग बकरी खरीद लूँगा तो वो मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। अब एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। जब उसकी सारी बकरियां चली गई थी, अब्दुल बहुत उदास था या अकेला था। ही थॉट कि अगर मैं अपना बकरी पहले मतलब एक यंग बकरी खरीद लूँगा तो वो मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। बहुत जल्दी उसने एक बकरी खरीद लिया। ही सिंपली couldn't, वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। सो ये नहीं आएगा आपका, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा क्योंकि सी लास्ट में है।
जबकि ये तो स्टार्टिंग में होना चाहिए ना, स्टार्टिंग कहीं होना चाहिए। बकरी खरीदने से पहले उसको एहसास होगा कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा बकरी के बिना, ना कि लास्ट में। सो इसी वजह से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के जब उसकी बहुत सारी मतलब सारी बकरियां चली गई थी तो वह उदास हो गया था, वो उनके बिना मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने एक बकरी खरीद ली, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर मैं एक बकरी खरीद लूँगा तो वो मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहेगी। ऑप्शन डी में भी आप, ऑप्शन 4 में भी आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन क्योंकि सी इन्होंने यहाँ दे दिया, अगर मान लीजिए सी इन्होंने ऐसे दे दिया होता ऑप्शन 4, फिर बहुत कंफ्यूज हो जाता कि डी मतलब उसने बकरी पहले खरीदी थी कि पहले सोचा था। बट क्योंकि सी लास्ट में दे दिया तो हमें श्योर हो गया कि हम ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। क्लियर है ये बात? कोई डाउट होगा सो प्लीज आप कमेंट में लिखिए। अगला देखिए, शी डिक्लेयर्ड दैट, मतलब इसका जो स्टार्टिंग है ABCD, मतलब आपको सिर्फ ये ढूंढना है पहला कौन सा होगा। सो ये आप खुद से करिए क्योंकि इजी है और इसका आंसर आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सो ये आप खुद से करिए। अगला देखिए, DBCB यानी कि ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, बाकी किसी से भी हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। ए मैन वॉज रोमिंग इन द विलेज एट नाइट, एक आदमी घूम रहा था मार्केट विलेज में रात को। हाउएवर द रोबर्स, ये भी इजी है, आप खुद से करिए, बहुत इजी है, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत इजी है, खुद से करिए। अब ऐसा नहीं है ना कि सारे सेंटेंस मैं ही करवाऊंगा, खुद से करिए, इसको इजी है। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, सर एक सेंटेंस लिख दीजिएगा ये वाला नहीं हुआ। अगला देखिए, स्टार्ट है BCBC, यानी या तो बी से स्टार्ट हो सकता है या सी से। पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए पहले। देखिए, ऑल्सो से स्टार्ट नहीं होगा। हर लार्ज आई, चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी। ऑल्सो हर फेस लुक्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरली हैगार्ड। हैगार्ड मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा थका हुआ कहलाता है हैगार्ड, बहुत अच्छा वर्ड है ये। हर लार्ज आईज सीम्ड लार्जर एंड डार्कर देन एवर, मतलब उसकी जो बड़ी आंखें थी। अब हर लार्ज आई से स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखते हैं आगे। लार्जर एंड डार्कर देन एवर, हमें पहले से ज़्यादा मतलब उसकी आंखें बड़ी, और लार्जर और डार्कर मतलब अंधेरे, डार्कर मतलब समझ गए ना आप, जो आसपास डार्क सर्कल होता है वो दिख रहा था। आई ग्रीटेड हर एंड सेट ए चेयर फॉर टू सिट ऑन, मैंने ग्रीट किया था उसको और सेट ए चेयर फॉर हर, उसके लिए एक चेयर सेट किया ताकि वो उस पर बैठ सके। देयर वर डार्क सर्कल्स अराउंड दैम एज दो शी हैडंट स्लीप। सो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे मैंने अभी डार्क सर्कल की बात करी थी तो बी के बाद क्या आएगा, डी। देयर वर डार्क सर्कल, सो बी के बाद डी किस किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, बी के बाद डी इसमें है, इसमें है। सो अब देखिए ध्यान से ज़रा, देयर वर डार्क सर्कल्स, डी से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, अच्छा बी या डी से स्टार्ट हो रहा है। सो हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। जब आप बी पढ़ेंगे तो आपका बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो। ऑल्सो से पहले क्या चीज़ें बताई जाएंगी, ऑल्सो से पहले आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि उसके साथ क्या दिक्कत थी। सो यहाँ जब आप ध्यान से देखेंगे ना ऑप्शन नंबर 3, इसके पहले आपका सी नहीं आ सकता। सी में क्या लिखा हुआ है, मैंने उसको चेयर दिया बैठने के लिए। ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी, सेंस नहीं बना रहा आपका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए बी से भी शुरुआत नहीं होगा, क्योंकि बी के बाद जो आपका सी है ना, ये बीच में आकर के इंटरफेयर कर रहा है। हर लार्ज आई सीम्ड लार्जर एंड डार्कर देन एवर, वो थकी हुई भी बहुत लग रही थी। फिर मैंने उसको चेयर बैठने के लिए दिया, और उसके आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल थी, मानो कि वो सोई नहीं थी काफ़ी समय से। सो ये कोई सेंस नहीं बन रहा सी का बीच में। सो सी पहले आएगा कि भाई मैंने उसको ग्रीट किया, मैंने उसको चेयर दिया बैठने के लिए, तब मैंने देखा, क्या देखा कि उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और डार्कर थी। वहाँ पर था डार्क सर्कल, जैसे कि वो काफ़ी टाइम से सोई नहीं थी, ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा लग रही थी थकी हुई।
2-3 मैंने ऐसे देखे हैं जो आपको थोड़ा अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो डाउट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस होगी तो आपका ज़रूर सही हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। ठीक है, ज़रूर सही हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। अगला देखिए, इट इन्वॉल्व्स, सो ABCD, यानी कि हमको सिर्फ ये पता लगाना है कि पहले कौन सा आएगा। सो इट इन्वॉल्व्स नहीं आएगा, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स का मतलब हो गया इसके अंदर इन्वॉल्व है, किसके अंदर हमें नहीं पता। हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स, यानी कि क्वालिटी का जो मतलब जो करेज वाली क्वालिटी होना, उसका मतलब है कि वन इज विलिंग टू टेक रिस्क फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स। आगे देखते हैं, लीडरशिप is the ability of an individual to influence and guide followers। सॉरी, हिचकी शुरू हो गई है मुझे, उसके लिए सॉरी। सो आगे देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर इज करेज। यहाँ पे ना आप कनेक्टर ढूंढिए, जैसे मैंने देखा यहाँ पे करेज की बात आ रही है, जैसे ही मैंने देखा करेज तो मुझे याद आएगा यार मैंने करेज कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा है मैंने ये। अब ध्यान से इन दोनों को आप जब अरेंज करेंगे, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर इज करेज। हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज का मतलब ये होता है कि बंदा अपना रिस्क ले ले अचीव करने के लिए गोल को, यानी डी के डायरेक्ट बाद बी आना चाहिए, ये मुझे पता चल गया। पहला कैंसिल, डी के बाद ये कैंसिल, डी के बाद ये हो सकता है, ए में भी डी के बाद है लेकिन मुझे डायरेक्ट बाद चाहिए। हम एक बार सी को देख लेते हैं, सी में क्या लिखा है, लीडरशिप इज द एबिलिटी। लीडरशिप के बारे में बताया है कि उसका एबिलिटी का मतलब, उसका जो एबिलिटी है वो है इन्फ्लुएंस करना और गाइड करना फॉलोअर्स को। फिर उसके बाद बता दिया कि जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है वो है लीडर का जो करेज। फिर वो करेज क्या होता है, आपका अचीव करना। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे ही मैं मतलब ऑप्शन नंबर डी जो शुरू हो रहा है सी से, जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे पता चल गया। कैसे, देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि लीडरशिप की बात की जा रही है कि भाई उसका जो एबिलिटी है। फिर उसके बाद बता दिया कि इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर है मेकिंग साउंड्स एंड समथिंग डिफिकल्ट डिसीजंस, कैसे आप अपने फॉलोअर्स और गाइड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर आपको बता दिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज करेज। फिर आपको बता दिया कि करेज का मतलब होता है ये। सो ये आंसर हो गया आपका। इट इन्वॉल्व्स बाद में नहीं आएगा ना, इट इन्वॉल्व्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ है जो इन्वॉल्व करता है। क्या, करेज की बात नहीं चल रही यहाँ पे, है ना, इस करेज की बात नहीं चलेगी तो बात चलेगी लीडरशिप की। सो ये सब्जेक्ट है आपका। सो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला है बी सी डी से शुरुआत हो सकता है। हालांकि ये इजी है, पॉज करके आप इसको बनाइए, पर मैं इसको करवा देता हूं क्योंकि हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर दे आप लोगों को। सो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, आगे देखते हैं। आई स्टोर अलोंग द पेवमेंट हरिडली एंड क्रॉस द रोड। द हॉल वॉज एम्प्टी एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ अनोयंस, सॉरी, नो साइन ऑफ एनीवन हैविंग एंटर्ड बिफोर मी। आई ओपन्ड द डोर विद माई की एंड वेंट इन। मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, मुझे पता चला वर्ड रोड से। भाई देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रोड, ये एक वर्ड आपने पढ़ा होगा स्ट्राइड, जिसका मतलब होता है लंबे कदम भरना, यानी लंबे कदमों से चलना, उसका ये पास्ट है। पेवमेंट का मतलब होता है जैसे जो पटरियां बिछी होती है ना, उनको बोला जाता है। तो यहाँ पर बात चल रही है जो फुटपाथ की बात चल रही है। एंड क्रॉस द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर लेगा उसके बाद ही तो जाएगा ना अपार्टमेंट में, तभी पता चलेगा कि हॉल में मुझसे पहले कोई नहीं गया, तभी वो ओपन करेगा डोर। सबसे पहले तो वो रोड क्रॉस करेगा, उसके पहले तो इनमें से कोई काम नहीं कर सकता। सो मुझे पता चल गया कि स्टार्टिंग में आएगा आपका, क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सो मेरा जो ये ऑप्शन है सी और डी कैंसिल हो गया। अब दोनों को पढ़ते हैं। बी के बाद क्या लिखा हुआ है, ए। पहले मैंने रोड क्रॉस किया, उसके बाद आई वेंट अप द स्टेप्स टू अपार्टमेंट नंबर 17D। मैं 17D अपार्टमेंट में गया। आई ओपन द डोर विद माई की एंड वेंट इन। मैंने डोर ओपन किया, मैं अंदर गया। उसके बाद मैंने देखा
कि कोई भी नहीं पहुंचा मुझसे पहले। सो ये हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अच्छे से देखना है, पूरा डाउट क्लियर करना है, सो आप ऑप्शन नंबर बी को भी पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले मैंने रोड क्रॉस किया, फिर उसके बाद मैंने द हॉल वॉज एम्प्टी। नहीं, क्योंकि पहले वो क्या करेगा, पहले वो डोर ओपन करेगा ना, है ना। तो पहले वो अपार्टमेंट में गया, फिर उसके बाद उसने डोर ओपन किया, तब उसने नोटिस किया कि भाई मुझसे पहले कोई नहीं आया हॉल में। सो ये आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन इट सॉ मी, सो DBAC, व्हेन इट सॉ मी आई क्वाइटली वेंट नियर द क्लोज्ड, वन डे आई सॉ। ये इजी है क्योंकि आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि पहला कौन सा होगा। दोस्तों अब आप इसे रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलिए। कैसे कर सकते हैं आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि क्लासेस कैसी लगी आपको, और ये आंसर आप खुद से फाइंड करिए क्योंकि बहुत इजी है, आप खुद से फाइंड कर सकते हैं थोड़ा सा करेंगे तो, ठीक है। और इसके अलावा हमने बहुत सारी क्लासेस आपके लिए अरेंज करी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने, आप सर्च कर लीजिए ना, हमारा प्लेलिस्ट जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, कहीं इधर उधर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम ग्रामर की क्लासेस, अभी क्या है कि हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, थोड़े दिन में मैं आपको ग्रामर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूँगा सारा का सारा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी करना इन्हें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।